हेलो 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 हेलो। सुस्वागत आप सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत, एकदम नमस्कार, चमत्कारी तरीका से नमस्कार। आइए हम लोग स्वागत करते हैं बच्चों आपका एक नए क्लास में, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। बच्चों, ये आपके इकोनॉमिक्स बुक्स के चैप्टर तीसरे पे आता है और इस महीने में यानी ये चैप्टर स्टार्ट करने का सबसे उपयुक्त समय, क्योंकि महीना के शुरुआती दूसरे दिन ही हमें मनी एंड क्रेडिट के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। तो आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी कि इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि ये चैप्टर बाकियों से थोड़ा अलग है। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आएंगे और थोड़े से जो कॉन्सेप्ट आएंगे ये आपको फ्यूचर के टॉपिक, अगर कोई इकोनॉमिक्स लेके फ्यूचर में पढ़ेगा तो वहां उसे इस कॉन्सेप्ट के कोर कोर में कुछ कुछ दिखेंगे। तो आपको जरूरी होना चाहिए कि आपको इस चैप्टर के बेसिक थीम्स आपको पता रहे, ताकि आप फर्दर जब पढ़ाई करें तो इस चैप्टर के जुड़े तत्वों को अपने फ्यूचर के पढ़ाई यानी 11th 12th, अगर कोई इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे साथ थे। और इसके अलावा डेटा साइंस के फील्ड में, एनालिटिकल फील्ड में मनी एंड क्रेडिट का उपयोग बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा आपके डेली लाइफ में भी आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली कि अकाउंट कैसे होते हैं, क्रेडिट अकाउंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमें म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो ये एक बेसिक थ्रू आपको इस चैप्टर देता है। तो बच्चों, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत हृदय से लगा के आपको एकदम स्वागत करता हूँ इस क्लास में। तो बच्चों, लग कर पढ़ना है और जीतेंगे हम लोग इस रेस को, है ना। इस चैप्टर को मैं वन शॉट में कंप्लीट करूंगा, वादा कर है आपसे। और वन शॉट यानी 40 से 45 मिनट का वीडियो मैं एक मान सकता हूँ कि ये होगा। इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले बच्चों मैं इजी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। एग्जाम फोकस बात करेंगे, एग्जाम के बियॉन्ड कुछ बात नहीं करेंगे। और अगर इस चैप्टर के आप सारे टॉपिक को 100% तरीका से कर गए और साथ साथ नोट्स बनाते रहे बच्चों, हाथ में पेन और कॉपी उठाकर नोट्स बनाते रहे, तो आपकी गारंटी मैं लूंगा, हाई स्कूल गारंटी मैं लूंगा कि अगर कोई इसको पढ़ने के बाद अगर 3 रिवीजन कर डाले, 3 रिवीजन, ओनली 3 रिवीजन, और अगर वो इस चैप्टर से एक भी मार्क्स भी कटने की स्थिति में हो तो मैं नहीं मान सकूंगा, उसे एग्जाम में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो आइए आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं मनी एंड क्रेडिट बाय लक्ष्यवर्स। मैं शुभम सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस इकोनॉमिक्स क्लास 23 की तीसरी चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस बातों को हम एक फॉर्म में ओवरव्यू करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में मुझे इस कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ना, आप देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों हमें पढ़ना है कि आखिरकार ये मनी है क्या, व्हाट इज मनी। फिर हमें दूसरे टॉपिक के तौर पे पढ़ना है कि व्हाई मनी इज नीडेड, आखिरकार मनी का जरूरत ही क्यों पड़ा। तीसरे टॉपिक के तौर पे हमें पढ़ना है कि हाउ मनी इज इवॉल्व, मनी की कैसे परिवर्तन हुई। यानी जैसे ह्यूमन इवॉल्व हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन इवॉल्व, एक एप के थ्रू हम लोग होमो सेपियंस तक पहुंच गए, है ना। वैसे मनी भी कुछ इवॉल्व हुआ, वो इवॉल्वेशन कैसे हुआ। उसी प्रकार अगले टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी का आखिरकार काम क्या है, मनी का आखिरकार काम क्या है। और पांचवें टॉपिक पे हम देखेंगे कि आजकल जो आप लोग फट से जाते हैं किसी छोले भटूरे की दुकान पे, समोसे की दुकान पे, और फोन उठाया, स्कैन किया और पेमेंट किया, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इसके अलावा इसमें और पढ़ेंगे प्लास्टिक मनी क्या है, डिजिटल मनी क्या है ना। इसका हम देखेंगे कि इंडियन बैंक सिस्टम क्या है, बैंकिंग, और इसका बैंक का आखिरकार काम क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे आखिर क्रेडिट क्या होता है, मतलब क्रेडिट किस लिए कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ आरबीआई क्या होता है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा करेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ फॉर्मल सेक्टर सिस्टम की चर्चा करेंगे। बच्चों, आइए स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक जहां पे आता है हमारा, उसका नाम है व्हाट इज मनी। क्या नाम है बच्चों, व्हाट इज मनी। तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के कुछ टर्म को आप पॉइंट बनाएंगे, जैसे जो जो मैं टिक करूंगा वो लिखिए। जैसे कि मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड, जो क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है, किस लिए, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। चलिए, इसका मतलब है मनी क्या है, मनी एक ऐसा चीज है जो सबके बीच में एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकृत है, सब लोग उसको मान लेते, कह रहे हैं ठीक है यार। किस लिए,
मीन्स ऑफ एक्सचेंज कि आपसी में जब लेन देन होगा तो मनी के बदले हम कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये क्या है, स्वीकृत है ना। इसका एक मेजर वैल्यू, जब आप किसी को 100 का नोट देंगे तो वो 100 ही समझेगा, 500 नहीं समझेगा, तो उसका एक मेजर वैल्यू है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं कि मेजर ऑफ वैल्यू का क्या समस्या है। जैसे कि मेरे पास एक बकरी है और आपके पास एक भैंसा है। हम लोग बोलेंगे कि अरे यार एक्सचेंज किया जाए, बोले एक्सचेंज किया जाए, तो एक्सचेंज करने के कंडीशन में क्या हो सकता है, बोले कि हम भी जानवर दे रहे, तुम भी जानवर दे रहे हो, दोनों जानवर आपसी में एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन क्या यहां पर दोनों का मेजर ऑफ वैल्यू सेम है? भैंस भैंस कहां, बकरी कहां, समझ रहे हो आप। तो आपको मनी क्या करता है, मेजर ऑफ वैल्यू देता है कि अगर आप 100 रुपया दिए तो सामने वाला आपको 100 रुपए का ऑब्जेक्ट या 100 रुपए का सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर बात है। तीसरा बात है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू करता है, समझ रहे हो, मतलब कि इसका वैल्यू चिरकाल तक बना रहता है, अच्छा कभी खत्म नहीं होता, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक भैंस रखे हैं और मेरे पास 1,000 रुपया है, तो भैंस तो आने वाली 12 साल 10-12 साल के बाद डेथ हो जाएगी, लेकिन ये 1,000 रुपया अगर मैं इसे नहीं खर्च करता हूँ तो ये रहेगी। ठीक है, भैंस भी मैं नहीं खर्च करता, भैंस को भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा था, भैंस भी वही थी, पैसा भी वही था, लेकिन पैसा को मैंने बिना यूज किए भैंस को भी उसी तरह रखा, भैंस की डेथ हो गई लेकिन मनी बच गया। तो यानी इसका मतलब बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि मनी क्या है, money is anything that is generally accepted as the means of exchange and measure of value and a store of value। ओके ओके, यहां तक क्लियर तो बताइए। दूसरा बड़ा सवाल आता है बच्चों कि आखिरकार मनी का नीड क्यों पड़ा, क्यों मनी जरूरत है, मनी का नीड, तो मनी का नीड पड़ने का सबसे बड़ा सवाल क्यों आता है। तो सबसे पहले बहुत साल पहले हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते थे बच्चों, इसका नाम था बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, बार्टर सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी, डिफिकल्टीज थी। उस डिफिकल्टी जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इनविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, ये सारे जो समस्याएं थे, ये सारी समस्याएं के कारण हमें क्या करना पड़ता था, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि एक्सचेंज ईजियर नहीं हो पाता था। फिर वही मैंने बताया कि जब भैंस और बकरी आपस में हम लोग एक्सचेंज कर रहे होंगे तो आप जो भैंस आपका है आपको बोलेगा अरे क्या मतलब, मेरा इतना बड़ा आपका इतना छोटा, ही कैसा, समझ रहे हो। तो नीड ऑफ मनी, वैसे बार्टर सिस्टम, क्योंकि एक्सचेंज करना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो इसलिए नीड ऑफ मनी हमें जरूरत पड़ी। ओके ओके, इसके बाद वाले सारे टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ मनी मॉडर्न, है ना। तो इसलिए उस पेज को मैं छोड़ता हूँ और आता हूँ मैं आपके पहले टॉपिक यानी बार्टर सिस्टम की ओर। बच्चों बार्टर सिस्टम पढ़ने के लिए आप तैयार हैं, रेडी, आर यू रेडी। चलिए, तो बार्टर सिस्टम क्या है, तो बार्टर सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम इज द ओल्डेस्ट 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 वर्ड नहीं भूलना बच्चों, ओल्डेस्ट मैथड ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड एंड सर्विस आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग मनी, है ना। यानी गुड्स का एक्सचेंज होता है गुड्स से, है क्लियर बात है, सबसे इजी शब्द समझेंगे कि जो गुड्स है, गुड्स एक्सचेंज बाय गुड्स। आप देखिए फोटो देखिए, इन्होंने इसे धान दिया, इसने इसे टेबल दिया, ये दोनों के बीच में क्या हुआ, गुड्स का एक्सचेंज हो गया, गुड्स का एक्सचेंज हो गया, गुड्स का एक्सचेंज हो गया, तो समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, क्लियर बात है। और देखिए देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए एक फार्मर गिव्स 20 kg बीट टू कारपेंटर इन एक्सचेंज फॉर अ टेबल। एक फार्मर ने एक कारपेंटर को 20 kg वीट दिया, उनके किसके लिए, टेबल के लिए। तो ये क्या है, एक तरह का एक्सचेंज है, एक तरह का एक्सचेंज है। आगे वैसे ही हम देख सकते हैं, एक टेलर ने स्टिच क्लॉथ किया और उसके बदले कुछ वेजिटेबल्स ले लिए, तो ये भी क्या है, एक बार्टर सिस्टम, यानी आप सर्विस के बदले, देखिए पहला वाला कंडीशन में हमने देखा, पहले वाले कंडीशन में देखा कि यहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाले कंडीशन में हमने देखा कि सर्विस के बदले भी गुड्स दिया जा रहा है, यानी गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस के बदले गुड्स, ये दोनों बार्टर सिस्टम में आएंगे। क्लियर बात है। आजकल भी गांव में बहुत लोग
करते थे, गांव में एक आइसक्रीम वाला आया करता था और वो चावल लेता था और उसके बदले कुछ आइसक्रीम देता था। तो वो भी एक बार्टर सिस्टम है। आइए बार्टर सिस्टम की कुछ फीचर्स देखेंगे। वैसे फीचर्स तो खास है नहीं, तो पहली बात है कि इसमें मनी का कोई उपयोग नहीं है, तो नो यूज ऑफ मनी, नो यूज ऑफ मनी। नो यूज ऑफ मनी। दूसरा, एक्सचेंज डिपेंड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना। अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा तभी ये एक्सचेंज हो पाएगा, है ना। एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। गुड्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली, और गुड्स जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं डायरेक्टली। क्लियर बात है। आई इस चैप्टर में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि आखिरकार बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम पे हम लोग गौर करेंगे। तो हमने देखा पहला जो सिस्टम प्रॉब्लम है बाबू, उसका नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या है इसका मतलब? देखिए, बोथ पर्सन वांट एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन है। दोनों को अलग चीज चाहिए, है ना, जो अदर के पास है। पहला एग्जांपल समझ लीजिए, एक फार्मर है, वो चाहता है ही वांट्स सूज एंड हैज व्हीट। उसके पास उसको सूज चाहिए लेकिन उसके पास गेहूं है। जबकि एक जो सू मेकर है, वो वो भी वीट चाहता है, लेकिन उसको वीट उसके पास क्लियर बात है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि उस समय उसे वीट नहीं चाहिए, क्योंकि उसे उस समय राइस चाहिए। मैं देखिए आपको एक कंडीशन बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए एक मिनट। देखिए तीन किसान हैं, फार्मर वन, फार्मर टू और फार्मर थ्री। ये जो फार्मर वन है, ये इसे इसके पास वीट है। क्या है? इसके पास वीट है। फार्मर जो टू है, मतलब अभी सू मेकर, इसके पास सूज है। और जो तीसरा उसके पास राइस है। समझ रहे हो आप? ये जो फार्मर है, इसे सूज चाहिए था, इसे राइस चाहिए था, और इसे वीट चाहिए था। क्लियर बात? अब इस वाले फार्मर को ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा ये आपको हो सकता है समस्या, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मर को क्या चाहिए था? इस फार्मर को चाहिए सूज। क्या चाहिए? सूज। और वो इसके पास है, तो वो बोलेगा भाई हमें सूज दे दो, तो वो उसे सूज देगा। सॉरी सॉरी, बदले में बोलेगा कि तू, ये बोलेगा मुझे राइस दे दो तुम, तो राइस नहीं है, तुम्हें वीट दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकता है कि अब कोई तीसरा व्यक्ति आए तो काम बन सकेगा। क्लियर बात है? समझ रहे हो आप? तो इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस। बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जहां पर दो लोग मिलके दो लोगों के वांट्स को पूरा ही नहीं हो पाता था, क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट है ही नहीं। क्लियर? दूसरा जो प्रॉब्लम है बाबू, कि लैक ऑफ द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अलग वैल्यू होता है। जैसे कि एवरी प्रोडक्ट हैज डिफरेंट वैल्यू। और केला और सट, आप एक केला में कितना सट दीजिएगा? कोई आपको एक केला देगा और बोलेगा मुझे एक सट दे दीजिए, दो केला देगा दो सट दीजिए, तो बहुत नाइंसाफी हुआ ना, बहुत नाइंसाफी है बाबू, बहुत नाइंसाफी। तो एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं, हाउ मेनी बनाना इक्वल टू वन सट, ये कैसे डिसाइड होगा? हाउ मेनी बुक्स इक्वल टू वन कोट, ये कैसे डिसाइड होगा? यानी इससे समझ में आता है बच्चों कि कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं दिखती है, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये हमने दो समस्याएं देखी। पहला क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और दूसरा हमने देखा कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वेल्थ। तीसरा बात है बाबू कि जो सी है, जिसका नाम है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। बच्चों आप नोट्स बना रहे हैं ना? बनाइए नहीं? तो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, गुड स्पॉइल आफ्टर। देखिए गुड्स कुछ समय बाद सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फूड सड़ जाएगी, मिल्क स्पॉइल हो जाएगी, वेजिटेबल सूख जाएंगे, तो फिर उसको केयरफुली स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक बात है? तो इस कारण ये भी, लेकिन ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में था। अगला जो डी नंबर टॉपिक है बच्चों, उसमें है डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट में समस्या होने लगी। डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। डिफर्ड पेमेंट मीन्स द पेमेंट मेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में पेमेंट होगा उसमें समस्या आती है। इफ एग्जाम्पल,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 100 रुपया उधार ले लिया, है ना। अब उधार रुपया मिल गया तो वापस करना ईजी है, लेकिन उस समय सोचिए मैंने आपसे 2 kg प्याज लेके गया हूं और 2 साल के लिए रख लिया, और 2 साल बाद मैंने आपके प्याज यूज नहीं किया और वही सरा सरा प्याज आपको ला के दिया, ले ये आपका यूज ही नहीं किया, ये रखो। तो अब पेमेंट कैसे होगा 2 साल बाद, उसका क्या वैल्यू रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इफ अ पर्सन बोरो अ वीट, एक पर्सन है वो क्या करता है, बोरो करता है वीट टुडे एंड रिटर्न इट आफ्टर 1 ईयर, इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी में चेंज। तो वो कितना करेगा, उसका क्वालिटी कैसा होगा, उसका क्वांटिटी कितना होगा, 1 साल बाद देगा तो वो इंटरेस्ट के साथ 100 ग्राम ज़्यादा देगा या नहीं देगा, क्या करेगा। तो इस कारण जो फ्यूचर पेमेंट है बार्टर सिस्टम में, वो भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। क्लियर है। चौथा बच्चा है, आई एम रियली सॉरी बच्चों, जो अंतिम टॉपिक है बाबू वो है डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्ट। जब आप बार्टर सिस्टम का यूज करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है गुड्स, और गुड्स छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। कैरिंग हैविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इनकन्वीनियंट। ये क्या होता है, इनकन्वीनियंट है, एंड एक्सपेंसिव भी है। इतना एक्सपेंसिव है बच्चों, जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर कोई ऐसे परचेज, अगर इतना जितना ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ये जो बोरा है उससे अच्छा उतना में आप एक बाईसाइकिल खरीद लेंगे, इतना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग जाता है। तो ये कुछ 5 मेन प्रॉब्लम आपको मैंने बताए। उस पांचों प्रॉब्लम क्यों बच्चों, इस पे आता है कि बार्टर सिस्टम के क्या प्रॉब्लम थे, तो अब वो करना पड़ेगा। क्या अच्छा लगा, मजा आया। आइए, जो अब जो सेकेंड टॉपिक उसका नाम है मनी। मनी क्या होता है, मनी। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, ट्रिट ट्रिट। अरे वही वाला पैसा है ना, कौन लगा रहा है पैसा का भीड़। आइए तो पहले मनी का बात करेंगे, पैसा पैसा क्या है मनी, बताइए। ये तो मैंने पहले ही बताया कि मनी एक ऐसा एनीथिंग है जो जनरली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, और इससे मेजर ऑफ वैल्यू करते हैं। बहुत बढ़िया, मनी एनीथिंग है जो जनरली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू के लिए। ओके, अच्छा, तो मनी क्या होता है, मनी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी जब आई तो वो बार्टर सिस्टम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किए। देखिए आपके पास क्या क्या है इसमें, ओ बच्चों अपने बचपन में रखते थे पिगी बैंक, यही वाला पिगी बैंक। या ओ माय गॉड, आजकल के नौजवान के पर्स ये, और ये देखिए हमारे गांधी जी। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी हम लोग आज देखेंगे। रेडी हैं आप लोग, तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं एक स्क्रीन में लाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ पाएगा, 6 आया है बाकी और आएगा। तो गुड मनी किसे कहेंगे, गुड मनी किसे कहेंगे, तो गुड मनी वो होती है बच्चों जो जनरली एक्सेप्टेड हो। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द एवरीवन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये क्या हो, एक्सेप्टेड हो, आई एम सॉरी, तो ये एक्सेप्टेड हो एवरीवन को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो ये एक्सेप्टेड हो, साथ में ये ड्यूरेबल हो। इट शुड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शुड नॉट वियर आउट गेट डैमेज, ये इजली डैमेज ना हो, ठीक है, लंबे समय तक चले। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट अब प्लास्टिक मनी लॉन्च कर रही है, आप जान रहे हैं, उसे और ड्यूरेबिलिटी बनाने के लिए। वैसे तो अब यूपीआई का सिस्टम, यूपीआई और डिजिटल मनी आ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर करेंसी नोट्स हैं तो उनको ये ड्यूरेबल बनाने के लिए अगर प्लास्टिक नोट ला रही है तो अच्छा है। अगला है ये पोर्टेबल हो। इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है बिना किसी डिफिकल्टी के। चौथा, ये डिविजिबल है, आप इसको बांट सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, देखिए जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, जैसे कि जैसे कि 1,000 रुपये है, एक
जैसे कि 1,000 रुपये है, ठीक है, 1,000। अब इसको आप 500 के 2 नोट में भी दिखा सकते हैं, 10 के 100 नोट में भी दिखा सकते हैं, 20 के 50 नोट में, यानी ये डिविजिबल है ना। इसके स्मॉलर यूनिट अवेलेबल होते हैं। तो आप विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू, इसको हम आप साथ में क्या है बाबू, ये यूनिफॉर्म है। क्या है, ऑल यूनिट्स ऑफ मनी शुड बी द सेम साइज, वेट एंड क्वालिटी। तो ये यूनिफॉर्म है। क्या है, ये यूनिफॉर्म है। क्लियर बात है, ये क्या है, यूनिफॉर्म है, ये है यूनिफॉर्म। बहुत जरूरी रूप मोड कर दिया जाए, क्योंकि फिर कॉल आ सकता है। सॉरी बच्चों, आपको बीच में परेशानी होता है, इस कारण मैंने कर दिया। तो ये यूनिफॉर्म है, ये क्या है, यूनिफॉर्म है। साथ में इजी टू रिकॉग्नाइज है, सब पहचान लेते हैं कि अच्छा नोट गांधी जी, अच्छा नोट, समझ रहे हो। तो ये इजी टू रिकॉग्नाइज है। लिमिटेड इन सप्लाई है ना। इट सप्लाई शुड बी लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स द इकोनॉमी। तो इसका सप्लाई लिमिटेड है, जितना इकोनॉमिक में उतना ही मनी आएगा, है ना। लेकिन गाय भैंस बकरी पे आप लिमिट नहीं लगा सकते। हाँ कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टेबल इन वैल्यू है, इसका परचेसिंग पावर हमेशा कम फ्लैक्चुएट कम करता है, ना के बराबर फ्लैक्चुएट करता है। ओके, मनी एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो जो जो प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में आ रही थी, मनी ने वो सारी प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम किया, मेजर ऑफ वैल्यू किया, स्टोर ऑफ वैल्यू किया, और डिफर्ड पेमेंट, यानी आप जो उधारी लेते हैं उसको बाद में जो आप पेमेंट करते हैं, उसके लिए एक मीडियम बन के उभरा। ओके बच्चों, अब जो टॉपिक है उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या नाम है, इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कैसे इवॉल्व हुआ, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान देना पड़ेगा कि हमने बार्टर सिस्टम में एक देखा था, यानी शुरुआत में बार्टर सिस्टम आया जहां पे वस्तु के बदले वस्तु यूज किया जाता था, है ना। तो उस समय ये यूज किया गया। बाद में जो प्रॉब्लम आया बाबू, वो था, वो जो पहला था यही बार्टर सिस्टम में ही, कोमोडिटी मनी से बोल सकते हैं। द आइटम लाइक दिस वेयर यूज्ड, जैसे कि गाय हो गई, चीनी हो गई, ग्रेन हो गया, टी हो गया, टबैको हो गया, सील्स हो गया, ये सारे मनी के रूप में यूज किया जा रहा था। इससे क्या होता है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ द लैक इन्फॉर्मेटिव। अब देखिए गाय और अनाज क्या दोनों सेम है, क्या सेम नहीं, और कितना, अगर एक गाय पे कितना अनाज मिलेगा, ये क्या। तो पहले कॉमोडिटी मनी थी, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। इसके बाद बहुत समय राजा महाराजा आए, उन्होंने मेटेलिक मनी छपवाई। तो ये क्या थे, मेटेलिक मनी जो थे, स्टेज 2 आता है। मेटेलिक मनी में क्या था, ये थे कॉपर सिल्वर गोल्ड से बने कॉइन थे। इनका एडवांटेज था कि ये ड्यूरेबल थे, पोर्टेबल थे, वैल्यू थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये हैवी थे, एक्सपेंसिव थे, और रिस्क टू थिक थे। कोई भी इन्हें चोरी करके ले जा सकता था, क्योंकि ये भारी होते थे। पहली बात तो भारी, आज भी लोग सिक्के ले जाने से डरते हैं कि यार कितना पॉकेट भारी हो जाएगा। तीसरा जो आया, उसके बाद आया पेपर मनी। कौन सा मनी, पेपर मनी। गवर्नमेंट इशू द करेंसी नोट, गवर्नमेंट ने क्या किया, करेंसी नोट जारी किया। तो इसी को बोलते हैं पेपर मनी। इसको इजी टू कैरी हो गया, कन्वीनियंट हो गया, और वाइडली एक्सेप्टेड हो गया नोट्स, ठीक है। इसके बाद जो चौथा आया बच्चों, उसका नाम है स्टेज 4, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक एंड डिजिटल मनी, है ना। तो जैसे कि एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, एटीएम देख सकते हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर पेमेंट बैंकिंग, ये जो सारे सिस्टम आजकल आप देख रहे हैं, ये सारे सिस्टम क्या है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में देखिए, ये जो डिजिटल कार्ड है, ये प्लास्टिक मनी का एग्जांपल है, ठीक है। एडवांटेज क्या है बाबू, ये बहुत फास्ट है, आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं, है ना। सेफ भी है, कन्वीनियंट भी, और कैशलेस भी है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। बताइए, अगर आपको समझ में आया तो हमने 4 स्टेज देख लिया। कौन कौन 4 स्टेज, सबसे पहले कोमोडिटी मनी था, फिर मेटेलिक मनी था, फिर हमने देखा कि जो करेंसी नोट है यानी जो पेपर मनी है, फिर हमने देखा प्लास्टिक एंड डिजिटल मनी, है ना। अब हम लोग देखेंगे मनी का आखिरकार काम क्या है, फंक्शन ऑफ मनी क्या है। सबसे ज़्यादा जरूरी है फंक्शन ऑफ मनी समझने के लिए। तो फंक्शन ऑफ मनी जो है, मेनली इसके 4 मेन फंक्शन है। 4 मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, उस पर एक बार हम लोग गौर कर लेते हैं। तो जो 4 मेन फंक्शन है वो ये हैं कि मनी इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विस।
मनी का यूज किस लिए किया जाता है? गुड एंड सर्विस को खरीदने के लिए। जैसे कि कोई नोटबुक आप खरीद रहे हैं तो 50 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, है ना। दिस रिमूव्स द नीड ऑफ, और इससे डबल कोइंसिडेंस का समस्या ही नहीं है कि आपको यार बैठ के तो तीसरे को मनाना पड़ेगा कि बच्चा मान जाओ ना, अलिल, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगला है मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो इसका जो मेजर ऑफ वैल्यू है उसका एक यूनिट, जैसे कि बुक का दाम अगर 500 है तो 500, बैग का दाम 900 है तो 900। इसको इजीली कंपेयर किया जा सकता है कि बुक जो है ना वो बैग से सस्ता है, तो इसको कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन आप बोलेंगे भैंसिया और हमारे छगरिया यानी बकरिया, कैसा कौन महंगा कौन सस्ता, तो कैसे पता चलता है? समझ ला। अरे कभी कभी लोकल लैंग्वेज बोल देना चाहिए क्या बच्चों। छगरी मीन्स बकरी होता है बच्चों, यहाँ झारखंड इलाकों में कहीं कहीं उसे छगरी बोला जाता है। अगला है स्टोर ऑफ वैल्यू बच्चों। मनी क्या करता है? सेव्ड एज अ फ्यूचर, अनलाइक फ्रूट्स वेजिटेबल मनी डज नॉट स्वाइल। पीपल सेव मनी इन बैंक, फ्यूचर पीपल क्या करते हैं? मनी को सेव करते हैं बैंक्स में, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू, सेविंग अकाउंट्स के थ्रू, है ना। इसके अलावा बच्चों मनी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, उधारी का पैसा के लिए क्या करता है? काम करता है। जैसे कि आपको लोन्स एंड फ्यूचर पेमेंट्स में आपको मनी की जरूरत पड़ेगी तो मनी आपको वो सारा चीज़ क्या कर रहा है? प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बच्चों, मनी आपको वो सारा चीज़ क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। क्लियर बात है। आइए जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए कि एक लोन अगर आप 50,000 का ले रहे हैं तो आप एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, और एक ईयर बाद आप कितना लौटाएंगे ये फिक्स हो सकता है, तो स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट है। हाँ जब क्लियर बात है। तो चार मेन फंक्शन हमने देखा मनी का। पहला था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, और स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट है। आइए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देख लेते हैं हम लोग। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी दो प्रकार की हो सकती है, एक है करेंसी, दूसरा है डिपॉजिट। ठीक है। करेंसी क्या होता है? जो आपके पास करेंसी होगा, देखिए आपके पॉकेट में चेक करो कितना रुपया है, जल्दी जल्दी जो जो है मेरे पे तो जल्दी जल्दी दो। तो करेंसी क्या है? ये करेंसी जो नोट्स है वो इशू करती है आरबीआई, जैसे 10, 20, 50 और ये सब की नोट्स है ना। और ये लीगल है, मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पेमेंट ऑफ लॉ, और इसको लॉ बना के पेमेंट किया गया है। इसी कारण इसमें एक टॉपिक है, इसका नाम है लीगल टेंडर। एक है बैंक डिपॉजिट, जो हम लोग अपने मनी को क्या करते हैं? जाके जमा करते हैं बैंकों में, और उसको बोलते हैं क्या है? ये बैंक डिपॉजिट है। ठीक है। बैंक डिपॉजिट कैसे होते हैं, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ है। तो करेंसी आपने समझ लिया। करेंसी क्या है बच्चों? करेंसी एक मीन्स ऑफ नोट्स है एंड इशू बाय द गवर्नमेंट, आरबीआई इसको क्या करती है? इशू करती है। बैंक डिपॉजिट क्या है बाबू? मनी केप्ड बाय द पीपल इन द बैंक, जो हम अपने पैसे जाके बैंक में जमा करते हैं वो क्या होता है? बैंक डिपॉजिट होता है। बैंक कीप डिपॉजिट सेफ, और बैंक उसको क्या करता है? डिपॉजिट सेफ रखता है, और बदले में हमें कुछ इंटरेस्ट भी देता है। क्लियर बात है। अब एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है लीगल टेंडर। आप याद कीजिए 2016 8 अगस्त का वो दिन, जब नरेंद्र मोदी जी रात 12 बजे आते हैं और बोलते हैं कि भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अरे ये बच्चों, ये जो बोला गया, ये जो लीगल टेंडर की बात आई, तो लीगल टेंडर मतलब क्या है कि वैसे करेंसी जिसको वैसे करेंसी जिसको जिसको आरबीआई और गवर्नमेंट क्या करती है? इश्यू करती है, वो लीगल टेंडर होती है। जैसे इंडिया में जो नोट है वो क्या आरबीआई और ने जारी की है, और गवर्नमेंट उसे लीगल टेंडर मानती है। नो पर्सन और कोई भी अगर इसको लेने से रिफ्यूज होता है तो उस पर लीगली एक्शन किया जा सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर समझ गए कि वैसा करेंसी जिसको कानूनी रूप से अधिकार दे दिया गया हो उसे लीगल टेंडर कहते हैं। क्लियर बात है। अगला बच्चों है, इसी में अगला हम लोग देखते हैं, इसका नाम है सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स क्या होता है? तो डिपॉजिट में हमने देखा कि बैंक डिपॉजिट होता है जहाँ पे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, और बैंक डिपॉजिट के कुछ टाइप है जहाँ पे सेविंग, जहाँ पे हम लोग के अकाउंट में कुछ अकाउंट होते हैं, उसमें एक अकाउंट है जिसका नाम है सेविंग अकाउंट, जहाँ पे हम क्या करते हैं? रेगुलर डिपॉजिट करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, इजी विड्रॉल तुरंत निकाल लेते हैं, सुटेबल फॉर इंडिविजुअल होते हैं, आम आदमी के लिए। मैं बताऊंगा भी कैसे अंतर होता है आम आदमी और करेंट अकाउंट्स में। करेंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन के लिए होती है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होता है, यूजुअली इंटरेस्ट बहुत कम है। ठीक है। तो देखिए
सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में बच्चों कुछ लिमिटेशन आ जाती है। सेविंग अकाउंट में बच्चों क्या आ जाती है, कुछ लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन जैसे कि आपको आपको एक सेट कर दिया जाएगा कि आपको एक ट्रांजैक्शन लिमिट है। आपका क्या सेट किया जाएगा कि आपको ट्रांजैक्शन की क्या है, लिमिट है। आप एक दिन में, मान लीजिए आप एक दिन में 40,000 की ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, 3 बार एटीएम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने मिलेगी। लेकिन जहाँ की बात की मैं कर रहा हूँ, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना। मैं बात कर रहा हूँ कि करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में नो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना। हाँ, इसमें बैंक आपसे प्रीमियम चार्ज ले लेता है। बैंक आपसे क्या करेगा, प्रीमियम चार्ज ले लेगा। ठीक बात है, समझ रहे हो बच्चों। बहुत सारे लोग आजकल फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो मनी डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, जहां पे हायर इंटरेस्ट मिलता है। और आप इसको, जब तक ये मेच्योर ना हो जाएगा तब तक आप इसको निकाल नहीं सकते। और अगर मेच्योर से पहले आप निकाल लिए तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा सोचकर आपने इसको किया था। बच्चों आगे समझते हैं। एक है, इसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट। ये भी एक फिक्स डिपॉजिट है। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा और अगर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज बताऊं तो 1 मिनट मुझे टाइम दो, 1 मिनट बस। मैं देखिए मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, डिपॉजिट जो है बाबू, डिपॉजिट वो 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं हम लोग टाइम डिपॉजिट। कौन डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ठीक है। और जो दूसरा है उसका नाम है डिमांड डिपॉजिट। कौन सा नाम है, डिमांड डिपॉजिट। जो ये टाइम डिपॉजिट है बाबू, इसमें दुकान आएगा फिक्स्ड, एफडी फिक्स डिपॉजिट, और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। ये टाइम के अनुसार मेच्योर होती है। डिमांड डिपॉजिट में कौन सा आएंगे बाबू, जो आपने देखा सेविंग अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट्स। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट्स। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है कि जब आपको डिमांड है तब आपको पैसा मिल जाएगा, आपको कोई पैसा लेने से मना नहीं कर सकता। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, और ठीक है, इसमें आप सेविंग भी कर सकते हैं। करेंट करेंट तो हमेशा मिलेगा, हाँ, लेकिन सेविंग अकाउंट के साथ कुछ लिमिटेशन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो टाइम डिपॉजिट है वो एक टाइम के बाद ही आपको अमाउंट मिल पाएगा। इसमें रिकरिंग में क्या होता है वो, कि हर मंथ के आपको किसी एक डेट को एक पैसा मिलता है। लगभग ये एक तरह का आप बोल सकते हो कि ये आपको ईएमआई की तरह दिखेगा। किस फॉर्म में दिखेगा, ईएमआई। क्या आपको मंथ में आपको भरना है एक बार। ठीक बात है, ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आइए कुछ और टॉपिक है जैसे डिपॉजिट में, एक हम और देखते हैं जैसे कि चेक। चेक क्या है बाबू, चेक कुछ इस प्रकार का, चेक इज अ रिटेन ऑर्डर बाय द बैंक होल्डर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक पे टू द बैंक, है ना। चेक क्या है, एक रिटेन ऑर्डर है जो बैंक होल्डर क्या देती है, रिटेन रूप में देती है कि बैंक उसको स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दे। देखिए बच्चों, एग्जाम में चेक का फॉर्मेट पूछता है, तो आप एक बार ये फॉर्मेट देख लीजिएगा कैसे इस फॉर्मेट को बनाया गया है। तो आप कहाँ डेट मेंशन है, कहाँ नेम है, कहाँ अकाउंट नंबर, तो ये आप एक फॉर्मेट के तौर पे देख सकते हो कि एग्जाम में चेक का एक फॉर्मेट पूछता है। इसलिए मैंने बड़ा सा चेक का रखा है। क्लियर बात है, आप देख लीजिए एक बार। अच्छा, थोड़ा दिख रहा है आपको, है ना। एक रफ डायग्राम भी बना लीजिए इसका। चेक का क्या है बाबू, ये सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है, नो नीड टू कैरी कैश। मतलब आपको 1 करोड़ रुपया देना है, आप 1 करोड़ का चेक काट कर डिस्काउंट कर 1 करोड़ आपको कैश देना, तो आप समझ रहे हैं कितना करना पड़ेगा। और अगर इसका यूज हमेशा लार्ज पेमेंट के लिए, अब आप 2 रुपया का चेक तो नहीं देंगे ना, तो आपको लार्ज पेमेंट के लिए इसका करना पड़ेगा। क्लियर बात है, आगे आगे। इसके अलावा वो देखिए, मैंने आपको बताया कि डिमांड डिपॉजिट क्या है, तो वही मैंने बताया कि मेनली डिपॉजिट इन बैंक दैट विन, जिसको हम लोग किसी भी टाइम में विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट है। ऐसे सॉरी सॉरी, मेनली डिपॉजिट इन बैंक है, जिसको कभी भी कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट इसके एग्जांपल है। डिमांड डिपॉजिट आल्सो एक्ट द मनी, ये भी एक मनी की तरह काम करते हैं, बिकॉज दे आर वाइडली एक्सेप्टेड आजकल वाइडली। अब ये कैसे होता है, देखिए चेक के फॉर्म में हो सकते हैं, डेबिट कार्ड्स, यूपीआई के फॉर्म में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो यानी आप जो ऑनलाइन से पेमेंट करते हैं वो कौन सा डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, आप बोलेंगे ऑनलाइन डिपॉजिट को तो जमा करना, हाँ हाँ समझ गए, लेकिन आप इसको विड्रॉ भी इजी कर सकते हैं ना, ऑनलाइन पैसा। क्लियर बात। डिमांड डिपॉजिट आर सेफ लिक्विड, लिक्विड पानी, जल, द्रव, अरे नहीं बाबा,
लिक्विड मतलब जो इजिली हो जाए, जिसका फ्लो, जिसको निकालने में तकलीफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझिए, जैसे आपके पास दो चीज है। आपके पास है एक घर जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, और आपके पास है आपके अकाउंट में है 50 लाख रुपए। आपको इलाज करवाने जाना है, और डॉक्टर ने बोला है कि 50 लाख की आवश्यकता है। तो आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? घर बेच दोगे? अगर घर भी बेचने चले जाओगे तो क्या घर तुरंत बिक जाएगा? नहीं ना। तो आप अकाउंट जाओगे, पैसा निकाल के लाओगे और फिर इलाज करवाओगे। समझ रहे हो? तो ये तरल है, लिक्विड है, यानी इजिली एक्सेप्टेबल है, तुरंत तुरंत हो जाता है। लेकिन आपको अगर घर बेचना है तो उसके लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, 10-15 दिन होगा। और 10-15 दिन में तो राम नाम सत्य है। एंड हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इनकम। अब जो अगला टॉपिक आता है बच्चों, उसका नाम है क्रेडिट, और यहीं से हम लोग समझते हैं कि आखिर क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट मीन्स एक एग्रीमेंट है। क्रेडिट क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है, इन विच लेंडर प्रोवाइड्स मनी टूडे। लेंडर्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है मनी टूडे, एंड बोरोवर प्रॉमिस टू रीपे इन द फ्यूचर विद द इंटरेस्ट। इसमें दो लोग होते हैं, ध्यान दीजिए। एक है जिसका नाम है लेंडर, एक क्या बच्चा है जिसका नाम है लेंडर, और दूसरा का नाम है बोरोवर। तो जो लेंडर है वो एग्रीमेंट करता है कि आज मैं आपको टुडे आपको कुछ पैसे दूंगा, और जो बोरोवर है वो प्रॉमिस करता है, ये एग्रीमेंट करता है, ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको आज कुछ पैसा दूंगा, फ्यूचर में आप मुझे कुछ इंटरेस्ट के साथ ये पैसा वापस दे दीजिएगा। ठीक बात है। तो इसमें एक लेंडर होता है, पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो लोन दे, यानी जो पैसा दे उसको लेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंडर। जो पैसा दे उसको क्या बोलेंगे? लेंडर। और जो पैसा रिसीव करे उसे क्या कहते हैं? बोरोवर, है ना। इससे बच्चों कुछ इंटरेस्ट होता है। एग्जांपल, इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा अमाउंट। इंटरेस्ट क्या है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जैसे कि आपने लोन 10,000 का लिया, उस पर 1,000 का इंटरेस्ट लगा, तो आपको टोटल रिपेमेंट कितना करना है? 11,000 करना है। तो ये क्या हो गया? क्लियर बात है। क्रेडिट हेल्प्स इन मीटिंग नीड्स टुडे एंड रिपेइंग इन द फ्यूचर विद द इंटरेस्ट। क्लियर बात है। कोई दिक्कत बताइए? यहां तक नहीं समझ में आया तो बताइए, बता दीजिए अभी। ठीक है, पक्का। देखिए, क्रेडिट के कुछ टर्म्स है वो हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग कोलेटरल भी समझेंगे, लेकिन पहले ही समझते हैं क्रेडिट के टर्म्स क्या है। एवरी लोन का कुछ कंडीशन होता है, और उसी को टर्म ऑफ क्रेडिट कहते हैं। कि कुछ लोन लीजिएगा तो आपके पास कुछ टर्म्स होगा ना, कि ये बात, ये शर्त मेरा है, तो वो जो टर्म है वही क्या है? क्रेडिट के। जैसे कि पहले इंटरेस्ट एक फिक्स होती है कि हम आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 10% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, आप हमको दो साल बाद दीजिएगा तो 12% इंटरेस्ट लगेगा, 3 साल बाद दीजिएगा तो 20% इंटरेस्ट लगेगा, 4 साल बाद दीजिएगा तो 1 लाख% इंटरेस्ट लगेगा। अरे ये पकास पक मैं कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लिया जाता है जब भी लोन दिया जाता है। दूसरा कोलिट्रल होता है। कोलिट्रल मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लोन दिया तो आप कुछ प्रूफ दीजिएगा। अपना किडनी दे दे बाबा। नहीं, किडनी नहीं दोगे। घर घर का पेपर दे दे, सोना दे दे, गाड़ी दे दे, क्या गारंटी देगा? तो जो बोरोवर है वो क्या करता है, जब वो फेल हो जाएगा रिपेमेंट करने के लिए, तो वो पैसे कैसे भरपाई होगा? तो उसके लिए वो बोरोवर क्या करता है? कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। देखिए, कोलेट्रल इज अ एसेट केप्ट एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन। तो लोन्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी के, अगर कोई आपको लोन दे दिया, आप पैसा लेके भाग गए, फिर आप पैसा नहीं दिए, फिर तो वो क्या करेगा? आप अगर हाउस है तो आपके हाउस पे कब्जा करेगा, आपकी जमीन पे कब्जा करेगा, आपका गोल्ड है तो गोल्ड रख लेगा, व्हीकल है तो व्हीकल रख लेगा, इसके अलावा कुछ और वैल्यूएबल एसेट है तो वो भी वो लिख सकता है। और जो ये जो कोलेट्रल है, इट बोरोवर, तो ये लीगल होता है, ठीक है। इससे इंश्योर होता है कि हम आपका पैसा वापस करेंगे। तीसरा, लोन अमाउंट। जब टर्म्स ऑफ क्रेडिट होगा तो आपका लोन अमाउंट, कितना लोन अमाउंट देंगे, है ना, वो फिक्स होता है ना, दोनों के बीच में। रीपेमेंट टाइम, ये भी फिक्स होता है कि कितने समय बाद रीपेमेंट किया जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, है ना, ये सारी चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक बात है। बताइए, क्रेडिट समझेगा, क्रेडिट के 5 टर्म्स बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, है ना। कोलेटरल भी आपको समझ में आया कि आपने जो लोन लिया है, लोन के बदले जो आपने सिक्योरिटी दिया है, उसे आप क्या बोलेंगे? कोलेटरल। क्लियर बात है। जैसे आपको ये सब हो सकता है, हाउस लैंड, है ना। और अगर आप कोई बोरोवर ये नहीं दे पाता है, तो लेंडर जो है वो कोलेटरल के थ्रू आपके ये सारी चीज़ को क्या कर सकता है?
कब्जा कर सकता है। ये लीगल प्रोसेस है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, क्लियर चल रहा है। अब देखते हैं कि क्रेडिट सिचुएशन दो अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि क्या काम कर रहा है। तो देखिए, दो फार्मर है, दोनों ने क्रेडिट लिया है, दोनों का कंडीशन देखते हैं। देखिए, ए फार्मर ने उन्होंने लोन लिया गुड क्वालिटी सीड्स खरीदने के लिए। अब जब उसने गुड क्वालिटी ऑफ सीड खरीदा तो उसका बेटर प्रोडक्शन हुआ, हायर इनकम हुआ, वो रिपेज लोन कर पाया इजिली टाइम पर, है ना, और उससे उसको अर्न प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये पॉजिटिव एग्जांपल है। जबकि जो दूसरा क्रेडिट है ये सीड्स के लिए लिया फार्मर, इसने भी लोन लिया। क्यों? क्योंकि ड्राउट आया था और उस समय कोई इनकम नहीं था, कैन नॉट रिपे लोन, और उससे क्या हुआ, डेप्ट इंक्रीज हो गया और वो साइकिल फंसा जिसको बोलते हैं डेप्ट साइकिल। कौन साइकिल? डेप्ट साइकिल, है ना। और यहाँ पर उसके लिए जो क्रेडिट लिया था वो बर्डन बन गया। तो आपने देखा कि दो लोग लोन लिए हैं, लेकिन एक के लिए जो लोन यानी जो क्रेडिट है वो पॉजिटिव बना, उसका इनकम इंक्रीज किया, जबकि दूसरे के लिए वो बर्डन बन गया, क्योंकि दोनों के बीच सोच समझ की थोड़ी सी गलती थी, है ना। अब क्या गलती थी वो हम लोग देख लेंगे। अब इनकम क्या होता है बाबू, दो प्रकार से हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। एक है जिसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। कौन सा सेक्टर है? फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। और जो दूसरा है उसका नाम है इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर जहाँ पे हम लोग खास जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, वहां से ले सकते हैं, है ना। जहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट है, लीगल प्रोसीड्यूर्स है, बेटर प्रोटेक्शन है, ट्रांसपोर्ट और एकदम ट्रांसपेरेंट, क्या अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, आप नहीं दे पाएंगे तो आपका ये कब्जा किया जाएगा। एकदम नियम कायदा से ये चलता है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? इजी अवेलेबिलिटी, आसपास आपको कोई भी दे देगा। जैसे कि आपके आसपास कोई भी मनी लैंडर है, तुरंत पैसा दे देगा। ट्रेडर्स दे सकते हैं, इंप्लॉयज दे सकते हैं, फ्रेंड्स दे सकते हैं, रिलेटिव भी दे सकते हैं। लेकिन ये ताना दिया जाता है जब आपका कोई रिलेटिव आपको देखा कि पैसा, जब शादी फंक्शन, यार ये तो मेरा 1 लाख रुपया लेके बैठा हुआ है, ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल था। तो ईजी अवेलेबिलिटी है, हाई इंटरेस्ट यहाँ पे ले दिया जाता है, और एक्सप्लॉइटेशन का भी चांस होता है। बाबू आपने पढ़ा होगा कई बार पुराने समय में जब लोग लोन देते थे, साथ में उनके उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे कि यार तू मेरे से लोन लिया है, तू मेरा खेत में आकर फ्री काम करेगा, बेकार, फ्री फ्री वर्क, नो लीगल प्रोटेक्शन। यहाँ पे कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो ये जो फॉर्मल सेक्टर, ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, रेगुलेटेड की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जाती है, रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। यानी इसके फीचर्स क्या है, ये इजी अवेलेबिलिटी जरूर है, लेकिन हाई इंटरेस्ट है। इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, परिवार खराब होता है, नुकसान हो जाता है। ठीक बात है। आप जब भी लोगे तो आपको फॉर्मल सेक्टर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्लियर बात है। फॉर्मल इनफॉर्मल में अंतर है। अब बैंक्स एंड देयर वर्किंग, बैंक्स का क्या काम है? तो बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, द मनी कॉल्ड डिपॉजिट्स। तो जो पैसा बैंक लेता है लोगों से उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। बैंक डू नॉट कीप ऑल डिपॉजिट मनी इन द वॉल्स। ठीक है, सारे मनी को वो डिपॉजिट नहीं करता। ठीक है, अब मनी, अब वो देखिए उसको मनी जो होता है वो अलग अलग पार्ट में उसको क्या करना है, मनी जब वो बैंक लिया तो मनी आपका बैंक में थोड़ी ना वो जमा करके रखेगा। मनी क्या करता है, उसमें से कुछ पार्ट को अपने पास रखता है, बाद की पार्ट को वो क्या करता है और बोरोवर्स को दे देता है। कोई उससे आते हैं लोन लेने तो वो आपके पैसे को उसको लोन दे देता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। क्या वर्ड आया, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन क्या है आप समझिए। आपसे 100 रुपया लिया और जाके सामने वाले को इसमें से 80 रुपया वो क्या किया, दूसरे को जाकर लोन दे दिया। तो इस 80 रुपया पे फ्यूचर में वो 120 रुपया कमा लेगा। तो वो क्या हो गया, ये क्रेडिट क्रिएशन हो गया। क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, बैंक जब क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट करती है और इंटरेस्ट और वो क्या करती है, चार्ज, तो उसको हमेशा फायदा हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। समझ में क्लियर बात है। आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपके कुछ बैंक को वो कैश के रूप में जमा किया और बाकी रिमेनिंग को वो लेंड टू बोरोवर कर दिया। क्लियर बात है। इसके अलावा लोन एक्टिविटी जो बैंक क्या करती है, बैंक किस लिए लोन देती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन देगी, एजुकेशन लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है, बिजनेस के लिए, व्हीकल्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, है ना, पर्सनल नीड्स के लिए, है ना। और लोन्स जब देती है बैंक, तो इससे क्या होता है, देश में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। क्लियर बात है, क्या बढ़ जाता है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, ये हम लोग का क्या है, सेंट्रल बैंक है। क्या है? सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है। अब इसकी फंक्शन क्या है? तो पहली जो फंक्शन है इसकी, ये हम लोग के लिए करेंसी नोट करता है। हाँ बच्चों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं, ये नोट्स करने वाला है। इंडिया में करेंसी दो, एक होती है कॉइन्स और एक होते हैं नोट। ये जो कॉइन्स है उसको जो प्रिंट करने का वो हम लोग की फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है कॉइन्स का। रुपीज 1 के नोट, रुपीज 2 के नोट और रुपीज 5 के नोट, ये सारे कौन कर रही है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। जबकि जो नोट्स है वो आरबीआई इशू करती है। किस कहने पे? गवर्नमेंट के कहने पे। तो ये बात को ध्यान देना है। ओके, रेडी? आइए, दूसरा है बाबू, इसे बैंकर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट का बैंक है ये, तो गवर्नमेंट अपने सारे काम इसी के थ्रू कराती है। बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक है, सारे बैंक इसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, इसलिए बैंकर ऑफ, है ना। और ये दिशा निर्देश देती है। इसके अलावा क्या है, ये मनी सप्लाई, देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। जैसे बच्चों, देश में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ये मतलब है बाबू देश में मनी बढ़ चुका है ना। डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है। और डिमांड कैसे बढ़ता है बच्चों? जब आपके पास बहुत पैसा होगा तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, और ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सरकार क्या करती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। वो जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है आपके हाथ में, जो पैसा है, उसको क्या करेगी? सोख लेगी। कैसे कैसे सोख लेगी? वो सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी कि बैंक में पैसा रखो कि इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आप सोचेंगे कि घर में रखने से अच्छा है कि बैंक में रख देते हैं, दुगुना पैसा हो जाएगा, 1.5 गुना पैसा हो जाएगा। तो आप इस तरह वो मनी सप्लाई को क्या करती है? बैंक को सुपरवाइज करती है, बैंक को रूल बना के देती है कि आप ऐसे से काम करोगे। रेगुलेट क्रेडिट्स, क्रेडिट्स को ध्यान देती है। ठीक है। और मेंटेन द फाइनेंशियल, किसी देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वहाँ की सेंट्रल बैंक होना बहुत ज़रूरी है ना। बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। इन्फ्लेशन और प्रमोट इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, दोनों के डिपॉजिटर और कस्टमर दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। जिससे इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बैंक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम को ये प्रोवाइड करवाती है। क्लियर बात है? इसलिए आरबीआई इज द बैकबोन ऑफ द आवर फाइनेंशियल सिस्टम। इट इंश्योर ट्रस्ट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ये क्या करता है? ट्रस्ट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक पे काम करता है। क्लियर बात है? देखिए, अब ये जो है आपके लिए एक छोटा सा नोट्स है जहाँ पे पूरे पेज को छोड़ना है कुछ। अब इस चैप्टर के लगभग हमने सारे चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है। आई थिंक कोई टॉपिक छूटा क्या? कोई छूटा क्या? आई थिंक कोई नहीं छूटा। आई थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप शायद में भी छूटा है, तो आइए उसको करते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। देखिए, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपके कुछ नोट्स कुछ इस प्रकार के, ये जो एनसीईआरटी जो आपकी न्यू है ना, उसके अनुसार मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वाई नीड, हम लोग ये सारे टॉपिक देखा है, तो इसे मैं दोबारा चर्चा करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा होगा, है ना। अर्लियर फॉर्म ऑफ मनी में देखा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी देखा हमने, है ना। जो टॉपिक छूटा वो मैं देखूंगा। डिपॉजिट ऑफ विद बैंक देखा, डिमांड देखा, चेक पेमेंट देखा, वाई डिमांड डिपॉजिट कंसीडर एज मनी, ये वाला इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। क्या ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला आप देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। कि डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी बिकॉज पेमेंट कैन बी डायरेक्टली सेटल अगेंस्ट देम। द चेक फैसिलिटी अलाउ द ट्रांजेक्शन विदाउट कैश, हेंस द करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट टुगेदर कंस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। लोन एक्टिविटी जो बैंक में हमने देखा है ना, बैंक कैसे लोन देती है। बैंक्स एज मीडिएटर, बैंक क्या करती है? मीडिएटर होती है किसके किसके बीच में, ये बहुत जरूरी है आप समझ लीजिए। बैंक क्या होती है? मीडिएटर होती है किसके किसके बीच में? पीपल हु हैव द सरप्लस फंड, जिनके पास सरप्लस फंड है और जिनको जिनको नीड है। जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और आप लोग गरीब लोग हो, अरे सॉरी सॉरी मान लो, तो मैं बैंक में पैसा जमा करूँगा, मेरा बैंक आप लोग को दे देगा। बैंक कैसे इनकम क्रिएट करती है? तो मैंने आपको बताया बैंक क्या करती है? क्रेडिट क्रिएशन करती है। बैंक क्या करती है? जो मेरा पैसा है उससे आपको लोन देगी और लोन पे जो उससे इंटरेस्ट मिलेगा उससे बैंक इनकम करेगी। क्रेडिट लोन के बारे में मैंने समझ लिया। आपके बुक में एक कहानी है, इसका नाम है सलीम।
सलीम जो एक शूज मैन्युफैक्चर है, उसने लार्ज ऑर्डर चाहिए और नीड वर्किंग कैपिटल, उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए उसको पैसा चाहिए। तो वो क्या करता है, जाके क्रेडिट लेता है एडवांस में ट्रेडर से, और ही कंप्लीट प्रोडक्शन अर्न प्रॉफिट एंड रिपे, और क्या करता है वो बोरोइंग को पेमेंट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट सिचुएशन। ठीक है। वैसे एक और क्रेडिट था जिसमें था सपना का प्रॉब्लम। सपना एक स्मॉल फार्मर है, वो मनी लेंडर से कल्टीवेशन के लिए लेती है, बोरो लेती है, लेकिन उसका क्रॉप कीड़ा पेस्ट के कारण फेल हो जाता है, ताकि वो लोन वापस नहीं कर पाती है। इससे उसको उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उस पर डेप ट्रैप आ जाता है। डेप ट्रैप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक डेप ट्रैप क्या है, एक ऐसा सिचुएशन है इन विच बोरोवर गेट्स काउंट इन द इंक्रीजिंग डेप्ट एंड फाइंड रिकवरी डिफिकल्ट, क्रॉप फेलियर और अनदर लॉस may prevent repayment leading to the fresh borrowing and the increasing debt burden। तो डेप्ट ट्रैप में क्या होता है, एक सिचुएशन जहां पे बोरोवर गेट द काउंट करती इंक्रीज डेप्ट इन द फाइंड्स रिकवरी, तो वो रिकवर ही नहीं कर पाती, तो वो लगातार बार बार लोन लेते हैं और इससे फंस जाते हैं। इसको बोलते हैं डेप्ट ट्रैप, है ना। अगला है क्रेडिट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। फार्मर नीड्स क्रेडिट टू मीट एक्सपेंस ऑन द सीड्स, और फार्मर इसलिए लेते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट रेट बता दिया, कोलेटरल बता दिया। हाउस एंड मेघा का एग्जांपल आप देख सकते हैं, इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट देख सकते हैं, है ना। वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट्स आप देख सकते हैं, दो तीन, जैसे कि एक सोनपुर एग्जांपल था जहाँ पे दो लोग लेते हैं। एक है श्यामलाल जो स्मॉल फार्मर है, जिसका इनफॉर्मल सोर्स ऑफ सर्च मनी लेंडर एंड एग्रीकल्चर ट्रेडर है। द ट्रेडर में ऑल्सो रिक्वायर हिम टू सेल द क्रॉप टू द ट्रेडर, और ट्रेडर उसको बोलता है कि बाबू जो तू क्रॉप होगा तो मेरे ही पास बेचेगा, किसी और के पास नहीं बेचेगा, है ना। तो अरुण इज एबल टू ऑब्टेन अ बैंक लोन ऑन बेटर टर्म्स। तो अरुण इज एबल क्या करता है, बैंक लोन करता है बेटर टर्म में। और रामा एंड एग्रीकल्चर लेबर है जो डिपेंड्स है एम्प्लॉयर ऑफ क्रेडिट, ताकि वो न्यू लोन्स ले सके। ठीक है। अगला है सोर्स ऑफ क्रेडिट। सोर्स ऑफ क्रेडिट दो प्रकार की होती है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो मैंने आपको बता दिया। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव ये वाला था। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिलेटिवली चीप रूरल क्रेडिट। मेंबर्स ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स का यूज होता है, और वहाँ से हम लोग देखिए बहुत सारे मेंबर लोग। कोऑपरेटिव मैं आपको समझा दूँ, कोऑपरेटिव क्या होता है, देखिए ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इन लोग सब ने मिल के अपने मनी को एक जगह लाके क्या करते हैं, जमा करते हैं। और अब ये मनी क्या करते हैं, यहाँ से एक मनी लेके किसी किसी तीसरे व्यक्ति को ये क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। तो और इन लोग क्या करते हैं, मिलजुल के पैसा बांटते हैं, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, मैंने देखा बाबू को, आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पे नोट्स को ध्यान दीजिएगा कि मैंने कैसे देखा। प्रॉब्लम ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट ये भी देखा। आप ये जो नोट्स है इस पर आप आंसर फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगला वाई फॉर्मल क्रेडिट शुड बी एक्सपेंडेड, क्यों इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों बढ़ाना चाहिए। तो आइए समझते हैं। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव नीड टू लेंड मोर, है ना, उनको ज़्यादा उदाहरण चाहिए। कैन ऑब्टेन चीपर क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए चीपर क्रेडिट, जैसे बिजनेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट हो गए, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट ईजली, डेवलपमेंट में आसानी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ये वाला बहुत जरूरी समझना है। क्यों क्रेडिट को बढ़ाना जरूरी है, क्रेडिट को बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों का इससे इनकम बढ़ेगा, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अगर एक लाइन में मैं बढ़ूँ, तो अगर देखिए क्रेडिट से क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चों। क्रेडिट हम समझ लें कि बड़ा हुआ है, क्रेडिट से क्या होगा, तो क्रेडिट से आपका, क्रेडिट जब लोगे तो आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो आपका, अच्छा पहली बात, सॉरी सॉरी, एक मिनट में फिर से, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, क्रेडिट आप लोगे, आप उसका आप यूज कहाँ करोगे, आप इसको प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, साथ में आपका क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो अगर इनकम बढ़ेगा तो देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो क्रेडिट से डेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो इसी कारण इसको एक्सपेंड करना चाहिए। जितना ज़्यादा क्रेडिट को एक्सपेंड किया जाएगा, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, डेवलपमेंट देश का उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल क्रेडिट कौन लेना चाहिए,
तो दोनों में अनइक्वल होता है। आपको पता है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे पूरा लीगली कम होता है, वहाँ पे कम इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की चांस बना रहता है। अगला है वाई पुअर पीपल डिमांड ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। पुअर पीपल क्यों डिमांड करते हैं इनफॉर्मल क्रेडिट का? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। बैंक सारे एरिया में, रूरल एरिया में प्रेजेंट नहीं है। द बैंक्स लोन्स आफ्टर रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। बैंक्स को क्या चाहिए? प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होती है कोलेटरल के लिए। इसी कारण लोग आज भी इनफॉर्मल, क्योंकि बैंक बहुत सारे डॉक्यूमेंट का, भाई आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो इससे अच्छा लोग चल जाते हैं अपने सामने एक मनी लेंडर के पास, बोलते हैं वो कुछ नहीं बोलता, वो बस एक छोटा सा करवाता है और वो क्या करता है, बिना वो तुरंत पैसा दे देता है, हायर कॉस्ट पे भी दे देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंटाइजेशन है, और जो गरीब लोग हैं, जो उतने ज़्यादा एजुकेट नहीं है, वो उससे अच्छा उनको लगता है कि यार यही ठीक है। अगला है बच्चों, इसका नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो प्रोवाइड करती है एक अल्टरनेटिव वे ऑफ क्रेडिट। ये अल्टरनेटिव वे जो मनी लेंडर के, ये भी कम इंटरेस्ट पे देती है, और ये मनी लेंडर से आपको ऑप्शन देती है कि ये रूरल वुमेन में, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, जनरली महिलाएं 5 से 20 महिलाएं मिलकर एक नेबरहुड में, जिसको समिति के तौर पे हम देखते हैं, वो क्या करती हैं, सेव रेगुलरली करते हैं, और बाद में जिसको जरूरत पड़ता है वो छोटे छोटे लोन ले लेती है। यहाँ पर इंटरेस्ट भी कम होता है। अब हाउ ये वर्क कैसे करता है? तो मेंबर फर्स्ट बिल्ड अप पूल ऑफ सेविंग। मेंबर क्या करते हैं? एक पूल ऑफ सेविंग जनरेट करते हैं। दे कैन बोरो स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द ग्रुप, और धीरे धीरे वो कुछ क्या करते हैं स्मॉल, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक ग्रुप में 5 लोगों ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक एसएचजी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसएचजी। ठीक है, एसएचजी बनाएंगे। और उन्होंने बोला कि 1 2 3 4 5, और सब ने 200 दो हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं मंथली, है ना। अब मान लीजिए इसमें से इस महिला को पैसा का नीड था, तो इसने पहले महीना के सबके 2 हज़ार, इसने इससे 10 हज़ार लोन ले लिया, है ना। अब 10 हज़ार लोन ले लिया, अब इसका भी काम हो गया और लो इंटरेस्ट पे भी हो गया, तो ये बहुत काम करता है एसएचजी। ठीक बात है, समझ आ रहा है? एसएचजी बहुत, एसएचजी का डिसीजन टेकन तो उन्हीं के जो ग्रुप मेंबर है वही उसके डिसीजन लेते हैं, सॉरी। और इसका एक फिक्स शेड्यूल होता है कि महीना की इस तारीख को आप आके क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है? ये पुअर जो बोरोवर्स है उनका, जो आप बिना कोलेटरल के आप इनमें क्या मिल सकता है, उनको लोन मिल सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया था, नाम है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश मेजर एग्जांपल है जहाँ पे क्रेडिट टू पुअर पीपल है। इट बिकेन एज द 1970 में स्टार्ट किया था, जहाँ पे वहाँ के बोरोवर्स ने क्या किया था, बोरोवर्स वहाँ से पैसा लिया और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में लगे। रोल ऑफ क्रेडिट डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर जब कल्टीवेशन और बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्री में इनकम जनरेशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, लोग का इनकम बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, लोग का डेप्ट रैप का खतरा समाप्त होगा, डेवलपमेंट होगा, जिससे देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हम लोग का देश का इनकम होगा। आप लास्ट में इस चैप्टर का एक फ्लो चार्ट के तौर पे देख सकते हैं कि वह हम लोग किस फॉर्म में इस चैप्टर में आए हैं। मैंने लास्ट में 2 4 5 मिनट मैंने बहुत स्पीड में कवर किया, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था बच्चों 1 घंटा में चैप्टर, और लगभग 1 घंटा के आसपास हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना हो ज़रूरी भी है, और साथ में आपको समझना भी ज़रूरी है। अगर कोई भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा वीडियो बनाकर। कुछ यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन मैंने दिया है, वो आप देख सकते हैं कि क्या व्हाट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, है ना। डिफरेंस बिटवीन है, हाउ द है, व्हाट ट्रैप्स, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये 10 क्वेश्चन जो है ये आपके रीड की हड्डी। आप इसको जाने के बाद, पढ़ने के बाद एक बार प्रैक्टिस करो, और बहुत ही अच्छा से आप कर सकते हो। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, मैं बिना अब एब्सेंट किए लाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय 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 बाय, चलो 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 चलो, बाय 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 बाय। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।